नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के प्रगुण। अब देखिए दोस्तों, हमें नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण संख्याएं। यहाँ पे बात होगी पूर्ण संख्याओं की और पूर्ण संख्याओं में संक्रिया हो रही है जोड़ने की, घटाने की, गुणा की तथा भाग की। मैंने आपको इस तरह की जितने भी पॉइंट होंगे, जोड़, घटा, गुणा, भाग वाले जितने भी नियम हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, भाग से निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? भाज्य बराबर होता है, मान लीजिए हम किसी संख्या को भाग करा रहे हैं, मान लीजिए हम 2 से भाग करा रहे हैं 9 को, तो 2 चौके 8। अब यहां पे हमारा 1 बच गया शेष। तो इसमें जो 2 होता है ये होता है हमारा भाजक। ये होता है भागफल। ये होता है हमारा शेषफल और ये होता है हमारा भाज्य। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है दोस्तों शेषफल। ये यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इसको करके देख लीजिए, हमारे पास भाज्य कितना है? भाज्य हमारे पास यहां पे 9 है। देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारा। भाजक कितना है यहां पे? 2 गुणा भागफल 4 और प्लस शेषफल 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 चौके 8 और प्लस 1 बराबर 9, अर्थात 9 बराबर 9 आ रहा है। हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा इस चैप्टर में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है रोमन संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, रोमन संख्याएं क्या होती हैं? इस तरह की दोस्तों जो भी संख्याएं होती हैं, ये संख्या जो होती है हमारी, ये होती हैं हिंदू, अरबी संख्या प्रणाली। मतलब दोस्तों ये जो इस तरह की जो संख्याएं लिखी होती है 1 2 3 4 5 वाली, ये जो है हमारी हिंदू अरबिक सिस्टम कहलाती है, या इनकी जो प्रणाली जो है इनकी, वो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास एक प्रणाली होती है रोमन प्रणाली। देख लेते हैं रोमन प्रणाली में हम किस तरह से शब्दों को लिखते हैं, संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं। रोमन संख्या प्रणाली। देखते हैं दोस्तों क्या होती है रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली यूनान देश की प्रणाली है। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों कैसे हम यहां पे संख्याओं को व्यक्त करते हैं। इसमें दोस्तों हमारे पास होता है, एक संख्या होती है I, V, X, L, C, D और M। ये हमारे पास दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 प्रतीक हमारे पास यहाँ पे हमें दिए होते हैं। पहला I, दूसरा V, X, L, C, D और M। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने बहुत सारी जगहों पे यूज भी किया होगा। I को हम क्या लिखते हैं? 1। V होता है दोस्तों हमारा 5, X होता है 10, यहां तक तो दोस्तों आप सभी ने करा होगा। IVX को तो आप
भली प्रकार जानते होंगे। लेकिन जब दोस्तों L की बात आती तो यहाँ पे L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। रोमन संख्या प्रणाली में हम 1 को व्यक्त करते हैं I से, 5 को व्यक्त करते हैं B से, 10 को व्यक्त करते हैं X से, L को व्यक्त करते हैं 50 से, C को व्यक्त करते हैं 100 से और D से व्यक्त करते हैं 500 को और M से व्यक्त करते हैं 1000 को। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा कुछ संख्याओं के प्रतीक I, V, X, L, C, D, M। इसको याद कैसे रखेंगे? यहां तक तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, आप सब इन्हें पहले से यूज में लेते होंगे। ये 3 संख्याएं आपको पता है, ये बाकी के 4 आपको याद रखने। कैसे याद रखने दोस्तों? C का मतलब क्या होता है? सेंचुरी, और सेंचुरी जो होती है वो एक मतलब शताब्दी होती है। शताब्दी कैसे होती है? कोई भी मतलब कंप्लीट वैल्यू जो 100 के गुणा में हो, जैसे 1600, 1700, 1900, 2000, इस तरह से जो है सेंचुरी हमारी एक 100 का मल्टीपल होती है। तो इसी प्रकार 100 को हम याद कर लेंगे C से। बाकी बचा दोस्तों L, D और M, ये आपको अपनी सुविधा अनुसार जैसे आप याद रख सकें रख लेना। अब दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पे आता है रोमन संख्याओं में, रोमन संख्याओं को घटाना और जोड़ना। या ये तो हमारे पास 7 संख्याएं हमें दी हैं जो हमें रोमन संख्या में इसके प्रतीक दिए हुए हैं। बाकी संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमें रोमन संख्या में यहां पे हमें एक पॉइंट दे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। मान लो दोस्तों में पहली संख्या दे दी है 24। कैसे लिखेंगे 24 को? सबसे पहले दोस्तों हम 24 के जो हमें रोमन संख्याओं में प्रतीक दिए होते हैं, सबसे पहले हम उसी के फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमने इसको इसलिए लिखा है, हमारे पास रोमन संख्या में 10 का प्रतीक भी है, 5 का प्रतीक भी होता है और 1 का प्रतीक भी होता है। इसीलिए हम 24 को 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों? x, दूसरे 10 के लिए x, 5 के लिए। अब दोस्तों यहां पे लिखा है 5 माइनस 1। अब जिस बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को माइनस करते हैं, मान लीजिए यहां पे हमें 5 में से 1 को घटाना है, तो यहां पे हमें 1 के लिए i पहले लिखना होगा और यहां पे v। मतलब कहने का मेरा ये है, जब हम किसी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो रोमन संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो दी गई संख्या के बाईं तरफ लिखी जाती है। घटाने के केस में जब हम इसे जोड़ें या 5 प्लस 1 होता मान लीजिए, तो हम इसको दाईं तरफ लिखते हैं। जोड़ने के लिए दाईं तरफ लिखते हैं और घटाने के लिए बाईं तरफ लिखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे इसको बहुत सावधानी से आप याद रखें। तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब मान लीजिए दोस्तों हमें लिखना है 999 लिखना है हमको। तो 999 कैसे लिखेंगे दोस्तों? रोमन संख्या में जो हमें दिया होता है, जिसका प्रतीक दिया होता है, वो संख्या है 1000 माइनस 1। 1000 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? 1000 के लिए मैंने आपको बताया था हम m को लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा im। ये हो जाएगा दोस्तों रोमन संख्या में। अब चलिए दोस्तों हम अपने अभ्यास प्रश्नों पे आ जाते हैं। ये हमारा कुछ इस चैप्टर का बेसिक था। अब करेंगे दोस्तों हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। तो देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न क्या होंगे। दोस्तों पहला है यहाँ पे, योग के नियमों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने आपको योग के नियम बताए थे दोस्तों पिछली कक्षाओं में, अगर आपने नहीं देखे तो आपने जरूर देख लेना। यहां पे दोस्तों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी योग के नियम से।
योग के नियमानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहां पे दोस्तों हमारा पहला सवाल है 285 प्लस 5, 285 प्लस 5 बराबर होगा 5 प्लस रिक्त स्थान दे दिया, और दोस्तों ये पूछा है हमसे कि यहाँ पे क्या आएगा और योग का इसमें कौन सा नियम लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है 285 प्लस 5 बराबर होगा 5 प्लस 285 के ही बराबर होगा, तभी दोनों साइड हमारी बराबर होंगी। अब इसमें मैंने आपको बताया था योग का क्रम विनिमय नियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं 285 प्लस 5, अब यहां पे इसको हमने बराबर करके दिखाया 5 प्लस 285 के। जब भी हमारा संख्याओं का आगे पीछे करके लिखा जाए या उनका क्रम बदला जाए तब हमेशा होता है योग का क्रम विनिमय नियम। दोस्तों क्रम विनिमय का मतलब ही होता है संख्याओं को पलट कर लिखना, आगे पीछे करके लिखना। तो इसमें हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास 0 प्लस 5125 बराबर होगा रिक्त स्थान प्लस 0। तो दोस्तों यहाँ पे क्या भरना है उसे आप कमेंट में जरूर लिखें। ये सवाल आपके लिए है। और एक और सवाल है दोस्तों आपके लिए जो आपको करना है। सवाल है 123 प्लस 465 प्लस रिक्त स्थान है और बराबर में लिखा है दोस्तों 465 प्लस 123 प्लस 591। ये सवाल भी दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में टाइप करना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला सवाल है। सवाल है दोस्तों उपयुक्त समूह बनाकर योग ज्ञात कीजिए। समूह बनाकर योग ज्ञात करो। दूसरा सवाल है दोस्तों, इसके कुछ हमें सवाल के पॉइंट दिए हैं, देख लेते हैं। पहला सवाल है दोस्तों 557 192,43। अब दोस्तों हमसे सवाल में बोला है कि समूह बनाकर योग ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 557 प्लस 192 प्लस 43। जो इसका योग होगा दोस्तों वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो जोड़ लेते हैं 3 और 2 5 और 7 12। 12 में हासिल लगा 1 तो ये हो जाएगा 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19। हासिल लग जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7। तो दोस्तों 792 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सारे सभी को इसी तरह करना है। तो एक अगला सवाल और मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपको करके कमेंट में बताना है। दोस्तों अगला सवाल है 19 2100 और 581। 19 2100, 581। इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं।
अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो देख लेते हैं अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों कोई सवाल नहीं, एक पॉइंट है। इसमें बोला है आपने देखा कि शून्य विशेषता में 0 + 0 बराबर 0 है, अन्य कोई पूर्ण संख्या यह विशेषता नहीं रखती। मतलब इसने एक पॉइंट बोला है, जब हम 0 में 0 को जोड़ते हैं तो इसका योगफल हमें 0 ही प्राप्त होता है। मतलब जब किसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ें तो हमें उसका योग वही संख्या प्राप्त हो। यह क्वालिटी केवल 0 में ही मिलती है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें हम उसी संख्या को जोड़े और उसका योगफल भी वही आ जाए। ये केवल 0 में ही पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का योग, हमें दो संख्याओं का योग दिया है, a + b बराबर दिया है। दो संख्याएं मान लीजिए हमने a + b। तो दो संख्याओं का योग दोस्तों हमें दिया है 73 92 517। 73 92 517 ये हमें दो संख्याओं का योग दे दिया। और आगे बोल रहा है कि जिसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों हमें एक संख्या दे दी है, एक संख्या का मान दिया हमें ये, एक संख्या हमें ये दे दी है और दो संख्याओं का योग हमें ये दिया है। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसे। कैसे होगा, सिंपल a + b में से घटा देंगे हम a को, बराबर मान डाल दीजिए दोस्तों। a + b की वैल्यू कितनी दी है हमें, और माइनस हो जाएगा दोस्तों ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, दोनों संख्याओं के योग में से एक संख्या के योग को घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से 7 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 2। इसी प्रकार यहां से एक इधर हासिल ले लेंगे तो ये जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, और यहां पे रह गया हमारा 4 में से 0 गया 4, तो यहां पे 2, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 0 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। तो दोस्तों दूसरी संख्या जो आई हमारे पास, अब देखिए अगर इसे हम खोलें तो ये हो जाएगा a + b - a। तो यहाँ पे माइनस का a प्लस का a से a कैंसिल, तो हमारे पास b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 23,42,422। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इसमें हमें दिया है दो संख्याओं का योग 73,92,517, जिसमें एक संख्या दी है हमें 50,50,095। तो हमसे दूसरी संख्या का मान पूछा था। तो दोस्तों दोनों संख्याओं के योग में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जरूर जोड़ें। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, हमें दो संख्याएं दी है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी अधिक है। तो दोस्तों एक संख्या में दी है ए, मान लेंगे पहली संख्या को 97,32,557। दूसरी संख्या दोस्तों हमें दी है ये, हमें दो संख्याएं दी हैं और हमसे पूछा है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी संख्या से कितनी अधिक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया 97,32,557। अब इसको गिन लेते हैं दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख
और यहाँ पे करोड़। ये हो गया 1,05,789। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारी बड़ी संख्या जो है वो v है। अब जब हम b में से a को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, b में से जब हम a को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है वो छोटी संख्या से कितनी अधिक है। तो कर लेंगे दोस्तों। छोटी संख्या को लिखेंगे हम पीछे की तरफ से, दाईं तरफ से। नौ में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2। अब यहाँ से 0 से 2 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक हाथ से इधर लेंगे, फिर एक हाथ से इधर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8। यहाँ पे रह गया हमारा 9, 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे था हमारा दोस्तों 4। अब 4 में से 7 नहीं जाएगा तो एक हम ले लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से 7 गए तो 7। अब यहाँ पे हमारा बच गया 9, 9 में से 9 गया 0। तो दोस्तों हमारी छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या से इतनी छोटी है, 7,68,332। ये हो जाएगी दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर। अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या से इतने अंतर से बड़ी है। अब देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों आप सवाल पे नंबर डालते रहिएगा, मैं यहां पे डालना भूल गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 70,000 थी। किसी वर्ष इस जनसंख्या में नए बच्चे का जन्म हुआ और वह संख्या 4,769 बढ़ गई। उसी वर्ष 7,398 लोग मरे और शहर छोड़ने के कारण कम हो गए। उस वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों हमें किसी भी शहर की जनसंख्या जो दी हुई है, जनसंख्या दी है दोस्तों हमें किसी शहर की 70,000, और उसने बोला है कि उसी वर्ष शहर में नए बच्चे जो जन्मे उनकी संख्या थी 4,769। ये होंगे दोस्तों नए जन्मे बच्चे या नवजात शिशु। उसी वर्ष दोस्तों किसी वर्ष के शुरू में हमारे किसी शहर की जनसंख्या 70,000 थी। उस वर्ष में शहर में 4,769 बच्चों ने जन्म लिया। और एक और बात उसने बोली कि उसी वर्ष शहर में कुछ लोग मरे और कुछ लोग उस शहर को छोड़ के चले गए। तो मरने और शहर को छोड़ने वाले लोगों की जो संख्या थी वो थी दोस्तों 7,398। शहर छोड़ने वाले लोग। तो दोस्तों जो हमें किसी वर्ष के शुरू में शहर की जनसंख्या दी हुई है 70,000, उसी वर्ष में 4,769 नए बच्चों ने जन्म लिया और उसी वर्ष शहर से कुछ लोग मरे और कुछ ने शहर छोड़ दिया। उन लोगों की संख्या थी 7,398। तो हमसे पूछा है साल के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी रह जाएगी। तो दोस्तों 70,000 जनसंख्या हमारे पास पहले से है, प्लस 4,769 बच्चों ने जन्म ले लिया। इतने लोग तो दोस्तों हमारे उसमें जुड़ गए, किंतु वो कह रहा है कि 7,398 लोग शहर से घट गए। तो ये हो जाएगा 7,398 माइनस में। अब दोस्तों देख लेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 70,000 प्लस 4,769 कितना हो जाएगा 74,769 और माइनस रह जाएगा 7,398। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जा सकता, एक इधर लेंगे, 16 में से 9 गया 7। यहाँ पे रह गया हमारा 6 में से 3 गया 3। यहाँ पे हो जाएगा एक इधर ले लेंगे 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पे 6। तो दोस्तों साल के अंत में जो शहर की जनसंख्या होगी वो होगी
67,371 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों जितनी संख्या हमारे पास शहर की थी, शहर वर्ष के शुरू में 70,000 प्लस 4,769 नए बच्चों ने जन्म ले लिया, इसको भी जोड़ देंगे, किंतु 7,398 लोग घट गए, कुछ लोग मर गए और कुछ लोग शहर छोड़ के चले गए। तो शहर की जनसंख्या जो होगी वर्ष के अंत में वो रह जाएगी 67,371, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, एक कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है, यह 97 घंटों में कितनी दूरी चलेगी। एक कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह 97 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। अब दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों सवाल में बोला है एक कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, उसकी चाल है 73 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों उसने पूछा है, उसने बोला है आगे कि ये 97 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी हमसे दोस्तों यहाँ पे पूछ ली है और समय दिया हमें 97 घंटे का। तो देख लेते हैं दोस्तों कितनी दूरी तय करेगी। तो 73 गुणा 97 कर देंगे, 73 गुणा 97 कर लेते हैं दोस्तों इधर साइड में। 7 या 21 का 1, 7 सत्ते 49 और 2 51, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65, 1 8 0 7। तो दोस्तों वो जो कार है जो 73 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है 97 घंटों में 7,081 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों एक कार है जो 73 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है और वह 97 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों 97 घंटे में वो कार दूरी तय करेगी 7,081 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने 397 मकान बनाए, यदि प्रत्येक मकान बनाने में 4,25,500 रुपए की लागत आई तो सभी मकानों को बनाने में कुल कितना धन खर्च हुआ। अब दोस्तों एक मकान को बनाने में जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 4,25,500। ये दोस्तों हमारा एक मकान को बनाने में खर्च है 4,25,500 रुपये। तो वो बोल रहा है कि 397 मकानों को बनाने में कितना खर्च आएगा। 397 मकान बनाने में कुल खर्च बराबर होगा दोस्तों, हमें कितने मकान बनाने 397 गुणा एक मकान को बनाने में कितना खर्च है 4,25,500। तो करा देंगे गुणा। एक स्कूल के लिए 5 कुर्सियां और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए। पांच चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड। एक स्कूल के लिए 5 कुर्सी और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए, यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 165 रुपये है यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 165 रुपये है तथा प्रत्येक ब्लैक बोर्ड का मूल्य 455 रुपये है,
तो इसने पूछा है कि कुल कितना खर्च होगा। दोस्तों कह रहा है, सवाल कह रहा है एक स्कूल के लिए 5 कुर्सियां खरीदी गई जिसमें प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 165 रुपये है तथा 30 ब्लैक बोर्ड खरीदी गए जिसमें प्रत्येक ब्लैक बोर्ड का मूल्य 455 रुपये है। तो स्कूल को 5 कुर्सी और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदने के लिए कुल कितना धन खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणा 165 और प्लस 30 ब्लैक बोर्ड खरीद रहा है तो 30 गुणा 455। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। देखिए एक कुर्सी का मूल्य हमें दिया है 165 रुपये और हमें 5 कुर्सी खरीदनी है। उसी प्रकार हमें 30 ब्लैक बोर्ड खरीदने हैं और एक ब्लैक बोर्ड की कीमत दी है 455 रुपये। तो कुल मिला के स्कूल को कितना खर्च करना पड़ेगा। तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये करा लेते हैं इसको गुणा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8 प्लस एक जीरो आ जाएगा ये वाला, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौका 12 और 1 13। सही है दोस्तों। तो अब इनको हम जोड़ देंगे, 5 और 0 5, 2 और 5 7, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और ये 1। तो दोस्तों स्कूल को 5 कुर्सी और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदने के लिए 14,475 रुपये का धन खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको इतना करने में भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपके सवाल का रिप्लाई जरूर दूंगा।